विपक्ष के नेता श्री टीकाराम जी जूली। जय संविधान, जय संविधान। मैं कहा शांतिपूर्वक। अब भाई फिर बोलोगे तो ये मैंने सबसे वापस निवेदन कर रहा हूं, कीप माइंड साइलेंट। आपको इतना आग्रह किया, समाधान आपका नेता बोल रहा है, और इधर से भी आग्रह है कि अपन इनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा का मतलब है कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है, अहंकार को जलाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात पे आऊं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। जो सदन में ये जो चल रहा है ना, ये ऐसे मानेंगे नहीं। 2-3 लोग हैं, उनको मंत्री बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी उनको बना दो तो ये सदन अच्छे से चल जाए। मंत्री बन के भी काबू नहीं आएंगे। वो फिर आप बोलोगे, फिर हालत ये है, हालत ये है श्री चंद जी, ये आपकी नजर में आ गया है। एक तो आ गया। आप कह रहे थे कि विपक्ष से कोई बोले तो सत्ता पक्ष नहीं टोके, और सत्ता पक्ष से कोई बोले तो विपक्ष से नहीं टोके। पर आप बोलते हैं ये कृपलानी जी जब भी टोकते हैं, इनका क्या करेंगे? मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री महोदय को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 घंटा 52 मिनट 125 पेज लंबा वाचन किया, और इतना लंबा बजट भाषण पढ़ने का आपने साहस दिखाया। और मैं समझता हूं सदन ने इतना नीरस, दिशाहीन, निराशाजनक बजट कभी देखा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बनता है, और उसी प्रकार से किसी भी सरकार का जो बजट है और बजट की जो आत्मा है, उसके भी 5 तत्व होते हैं: गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा। ये इस बजट की आत्मा होते हैं। लेकिन आपने इसे अमृत कालखंड का बजट बताया, सर्वजन हिताय की आपने बात की, आपने 10 बिंदु रखे, इसमें आपका विजन रखा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपकी प्रायोरिटी देख रहा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। अच्छी बात है, हर सरकार 10 बिंदु पे 20 बिंदु पे काम करती है, लेकिन प्राथमिकता होती है कि हमारी ये पहली प्राथमिकता है, दूसरी, ये तीसरी। आपकी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता आप देखेंगे तो कहीं इसमें बड़े उद्योगपति, कहीं बड़ी इंडस्ट्री, कहीं हवाई जहाज वाले, कहीं हेलीकॉप्टर वाले, कहीं हाईवेज, ये सारी बातें आपने लिखी। लेकिन मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीब को 9वें नंबर पे रखा, गरीब को, और 10वें नंबर पे जिसकी आवश्यकता आज पूरे राजस्थान को है, और सबसे पहले अगर कहीं है तो वो भरतपुर को है, हमारी कानून व्यवस्था की, गुड गवर्नेंस की। उस गुड गवर्नेंस को आपने 10वें नंबर पे रखा है वित्त मंत्री जी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? जो आपका विजन है वो 9वें और 10वें नंबर पे नजर आ गया, और यही अंतर है आपकी सोच में और हमारी सोच में।
हमारी सोच गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाली है। हमारी सोच गरीब का, मजदूर का भला हो उस पे चलने वाली है। और आपकी सोच किस प्रकार से अमीरों का भला हो इसको लेके चलने वाली। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये जो टंपुओं में अडानी अंबानी का धन जा रहा है ये कांग्रेस के पास जा रहा है। और मुझे बड़ा दुख है अध्यक्ष जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने परिवार की शादी में शरीक नहीं होते हैं, इस देश के किसी गरीब के, विधवा की बच्ची के या किसी मजदूर के बच्चे की शादी में शामिल नहीं होते हैं, और वो जिस पे आरोप लगाते हैं उसके बच्चे की शादी में शामिल होते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। क्या विजन है? इन लोगों का विजन क्या है? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर शराबे में सच कहने की ताकत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने गांधी जी को लेकर एक टिप्पणी की। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी जी की जीवनी में या सावरकर जी की जीवनी में, किस जीवनी में यह लिखा है? जिस गांधी जी की मुलाकात लंदन में 1909 के अंदर सावरकर जी से हुई, किसी मुद्दे पे दोनों इकट्ठा हुए, दोनों के मत अलग अलग थे, गोपाल जी बैठिए। सावरकर ने मांसाहार का समर्थन किया और गांधी जी ने शाकाहार का समर्थन किया। किन बातों को लेकर आप चर्चा करते हैं? सिर्फ गांधी जी की फोटो लगाने से गांधी जी के विचार ग्रहण नहीं कर सकते। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यह बात मैं कहना चाहता हूं। मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारी सरकार के कामों की। माननीय अध्यक्ष जी, याद दिलाना चाहूंगा जब माही डैम बन रहा था, जब माही डैम बनाने की कल्पना साकार हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव, खुद का घर भी उस डैम के अंदर आ रहा था। अपनी मिट्टी से, अपने मकान से, अपने गांव से किसे प्यार नहीं होता? कौन उसको छोड़ना चाहता है? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए प्रदेश जरूरी है। उन्होंने माही डैम बनवाया और आज माही डैम पूरे हमारे राजस्थान का एक जो हिस्सा आज जो सबसे हरा भरा है, उसकी अगर नींव कहीं से डली है तो वो हमारे समय से डली। मैं कहना चाहूंगा इसी प्रकार से हमने इंदिरा गांधी नहर हम लेके आए। आज इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान को नया जीवन दिया है, राजस्थान को नई उन्नति, नई तरक्की दी है। आप ईआरसीपी की बात करते हो। ईआरसीपी की बात किसने शुरू की? किसकी योजना है? किसकी घोषणा है? बीजेपी की घोषणा है। मोदी जी 2 बार आकर अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर घोषणा करके जाते हैं कि आप हमारे सांसदों को जिताइए, हमारी सरकार बनाइए, मैं ईआरसीपी लागू करूंगा। क्यों नहीं की? 25 के 25 सांसद, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री, और ईआरसीपी हमें नहीं मिली। आप बात करते हो राजनीति की, कहीं हमें राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने जो 9,500 करोड़ की जो बात कही है, उसकी निविदा हमारे समय में निकली है। नवनेरा बांध बन चुका है, इसरदा बनने वाला एकदम कंप्लीट है। आपने किया है क्या? बता दीजिए। सिर्फ झूठी वाहवाही लेना, पीठ थपथपाना, उससे फायदा नहीं होगा।
अभी हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अलवर में हम लोगों ने गुलदस्ते लिए हैं। मैं समझता हूं महाराज जी को जाना तो दिल्ली था, आप यहां ले आए, अब क्या करें। वो गुलदस्ते लेने सदन के नेता खुद रामगढ़ के अंदर गए हैं, स्वागत करवाया है कि हम ERCP PKC लेके आए। अच्छी बात है, लेके आइए, मैंने भी अनुरोध किया आप पूरा कीजिए, लेकिन MOU तो हमें बताइए। 6 महीने हो गए MOU सदन पे नहीं आया, आप MOU दिखाने से क्यों डरते हैं? ऐसा क्या है MOU के अंदर कि जो आप राजस्थान की जनता के सामने लाने से डर रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं कि आपने राजस्थान के हितों को मध्य प्रदेश के आगे गिरवी रख दिया। जो राजस्थान का पानी आना था उससे आधे हिस्से में आप MOU करके आ गए, इसलिए आप MOU रखने से डर रहे हैं। आप बात करते हो हम इंडस्ट्री को पानी देंगे, आप बात करते हो हम किसान को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए भी पानी पूरा नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बता देना आपके जवाब के अंदर, जवाब दें। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी प्रकार से रामगढ़ का जो बांध है, आपको पता होगा कि 1982 के अंदर एशियाई जब खेल हुए, इसके अंदर नौकायान की प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुर की प्यास वो बुझा सकता है बांध। और ये बांध वित्त मंत्री जी को तो मैं कहना चाहूंगा आपके पुरखों के द्वारा बनाया हुआ है। क्या इस बांध के बारे में हमें नजर नहीं आता कि किस प्रकार से लोग इस बांध का दम घोट रहे हैं? इसके अंदर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, इसके कैचमेंट एरिया को दबाया जा रहा है। हाई कोर्ट की कमेटी मानती है कि इस पे अतिक्रमण है, लेकिन हमारी सरकार ये नहीं मानती कि इस पे अतिक्रमण है। मैं कोई बजट पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं बात कहना चाहूंगा। आज एक पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की लोगों की सोच है कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है। हम सब भी यही मानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के अंदर हर साल लगभग 170 बिलियन मीट्रिक क्यूब बरसात होती है, और जितनी हमको जरूरत है उससे डबल होती है। यह आश्चर्य का विषय है। हमारे पास पानी है, बरसात होती है, लेकिन हम उसको सहेज नहीं पाते। हमारा पानी या तो अन्य प्रदेशों के अंदर बह के चला जाता है, या जो हमारे बांध हैं जिनमें हमने उनको स्टोरेज किया है, वहां से वो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है। क्या हमने सोचा है कि इस पानी को किस प्रकार से बचाएं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हम इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, युवाओं की जो बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री क्यों जा रही है हमारे यहां से? पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो क्यों नहीं हम इस पे सोलर पैनल लगाएं? क्या हमारा इरादा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो कि पूरे देश के अंदर हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, उसका फायदा हम उठाएं? हम सौर ऊर्जा लगाएंगे, पानी का वाष्पीकरण बचेगा, अच्छी धूप आएगी, बिजली पैदा होगी और पानी बचेगा। इस पर अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा सुझाव है बजट के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और आप जितनी लागत लगाएगी सरकार लगाए, कोई प्राइवेट देने की बात नहीं है, सरकार खुद लगाए। 5 साल में आपके पैसे वापस आपके पास, आपकी पूर्ति हो जाएगी और प्रदेश की जनता को बिजली मिल जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एसी के अंदर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं हम गरीब की। क्या हमने देखा है कि आज लाइट कितनी आ रही है पिछले 1.5-2 महीने से? आप लोगों के पास में अच्छा पूरी आ रही है। आप लोगों के पास में 3 चुनौती आई सरकार बनने के बाद। पहली आई गर्मी की, आप बिजली नहीं दे पाए। गरीब का बच्चा आज भी झोपड़ी के अंदर पढ़ाई के लिए तरस रहा है, बिजली आएगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला, बुजुर्ग
किस परेशानी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं हमें नहीं दिखता। अगर हमें दिखता तो हमारे दिल के अंदर से आवाज आती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो हम लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कांग्रेस ने गलत एमओयू कर दिया, कांग्रेस की गलत नीतियां रही, या हम एक दूसरों को कह सकते हैं आप ठीक है, आप कांग्रेस का नाम ले दीजिए, हम बीजेपी का नाम ले देंगे। जनता की क्या गलती है? हम दोनों पक्षों को बराबर यहां पे बैठाया है। पिछले 30 वर्षों में चाहे ये पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, बनते तो हम ही आ रहे। जनता की क्या गलती है? लेकिन फिर भी हम कोसते हैं, कांग्रेस आ गई तो बीजेपी को कोसती है, बीजेपी आ गई तो कांग्रेस को कोसती है। क्या कोई ठोस निर्णय कब हम लेंगे? उन बेचारे गरीब गांव के अंदर रहने वाले लोगों की क्या गलती है? उनको बिजली क्यों नहीं मिल रही? आप बिजली नहीं दे पाए, आप किसान को बिजली नहीं दे पाए, आप उद्योग को बिजली नहीं दे पाए। यह स्थिति आपकी बिजली की है, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। जनता परेशान है, पूछती है सरकार चला कौन रहा है। बात डबल इंजन की थी, यहां तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी ट्रेन के अंदर डब्बे न होके सारे इंजन लग गए हों, और आधे इंजन इधर खींचते हैं, आधे इंजन इधर खींचते हैं। कोई कहता है मुख्यमंत्री जी चला रहे, भले आदमी, अच्छे आदमी। मुझे खुशी है कि पहली बार जीत के आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, आपको अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चल रही। अब आपने एक मिनट, सब मत पूछो, एक एक पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। यही जोगाराम जी, मुख्यमंत्री जी आप कहीं जोधपुर गए थे और आप इनसे मिले नहीं। इन्होंने कहा कि 1-1 लाख रुपए की थैली देने वाला मिल रहा है और कार्यकर्ता को नहीं मिलने दिया जा रहा। यही मंत्री पूछ रहे थे, यही कह रहे थे कि मंत्रियों की नहीं चल रही, और कौन कहेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर अखबार और तारीख और बता दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी चल रहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अब ब्यूरोक्रेसी में भी कौन चला रहा है, इस बात का भी बड़ा प्रश्न है आज प्रदेश के अंदर। तो ये आपको पता है, ये देख लो, आपके मंत्री सब एग्री हैं, आपके मंत्री एग्री हैं। मेरे को माननीय मंत्री जी, ये कोई आपका मंत्री इस्तीफा दे देता है, आप ये बता दीजिए किरोड़ी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? 2 मंत्री आपके जा चुके हैं, एक तो अग्निवीर हो गए, टीटी जी पहले उसके अंदर ही, और ये दूसरे अग्निवीर किरोड़ी मीणा जी हो गए, 4 साल भी नहीं पकड़ रहे, और एक मंत्री की तो आपने गाड़ी छीन ली। ऐसा क्या हुआ? डिपार्टमेंट हल्का दे दिया, क्या हुआ पता ही नहीं। ये सारी चीजें, अब वो मंत्री जी क्या करते हैं, वो मंत्री जी जाके ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं कि अवैध खनन का ट्रैक्टर है, और इससे बुरी स्थिति क्या होगी मुख्यमंत्री जी, रिकॉर्ड निकलवा के देख लेना। मंत्री ने जो ट्रैक्टर पकड़ा, डीएफओ ने उसको अगले दिन छोड़ दिया। ये गलत बताना तो आप पूछ लें। मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, हम कुछ अच्छा सोचें, कोई नया विजन हमारा होना चाहिए। मैं आप पे आरोप लगाऊं, आप मेरे पे आरोप लगाएं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। आज पेपर लीक की बहुत बात हुई है, पेपर लीक पे मैं आऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं जो यहां पे हूं, मैं भी एक साधारण दलित परिवार से हूं। मेरे पिताजी भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करते सेना में गए, आके समाज सेवा में आए। आपके पिताजी भी किसान हैं, आज भी हैं, और मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और क्योंकि ये एक अजीब संयोग है कि आपके पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे अध्यक्ष जी की पत्नी भी एडमिट हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होके वापस लौटे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, छोटी सी कहानी। एक यूट्यूब पर मैंने देखा था, एक कोचिंग में एक लड़की पढ़ती थी। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी और लगातार कोचिंग में आती थी, लेकिन एक दिन वो जब बच्ची आई तो उसके बाल कटे हुए थे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लड़कियां बाल नहीं कटवाती। उसके टीचर ने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ कि आपने जो बाल कटवा लिए? उस बच्ची ने कहा कि सर, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ बनना चाहती हूं, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं इसलिए बाल कटवाए हैं ताकि कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करे। ये हमारी जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके अंदर का जज्बा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किस लेवल पे वो मेहनत करते हैं। ये समस्या आपके समय की हो, हमारी की मैं अभी पढ़ दूंगा। वसुंधरा जी के समय में हमसे एक पेपर लीक ज्यादा हुआ था। आज गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में भारत सरकार के नीट के कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा? पर हम आप पे कह दें, आप हम पे कह दो, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या हम सब लोग यहां पे जो चुन के आते हैं कोई इस प्रकार का प्लान नहीं बना सकते कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो? कानून चाहिए, हमने बनाया, देश के अंदर सबसे मजबूत कानून राजस्थान ने बनाया। पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास, लीक करने वालों को आजीवन कारावास, 10 करोड़ का जुर्माना, सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त हो तो नौकरी से बर्खास्त। पूरे देश में सबसे पहला कानून हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया। राजस्थान के मुकाबले 10% है, लेकिन हम इस चीज पे कोई किसी पर आरोप लगा दे, कोई किसी पर आरोप लगा दे। हमने भी 150 लोगों को अरेस्ट किया, आपने भी 100-150 लोगों को अरेस्ट किया। ये जो माफिया है, अपन क्या है, अपन मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ जो है खुले घूम रहे हैं। इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। हम सब लोग मिलके यही विजन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और यही आपका यही सरकार की जो नीतियां हैं। अब डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। खड़े, अरे आपके नेता बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं। ये इनको एक दर्द ये हो गया कि मैं हार के भी कैबिनेट हूं, ये जीत के भी स्टेट है, ये चक्कर पड़ रहा है। इस चीज का समाधान या तो आप कर दो, नहीं तो ये बेचारा जल जला के ना, पंडित जी जो है बहुत परेशान है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, और मैं ये बच्ची की कहानी भी इसलिए बताई कि आज समय की जरूरत है, और ये पेपर लीक आज से नहीं हो रहा, पता नहीं कितने समय से हो रहा है। जब एसओजी गई है, लोगों को उठाया है, पता नहीं कब कब से कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल रहे हैं। और ये हम एक दूसरे पर आरोप लगा लें, लेकिन पेपर लीक करने वाले लोग कौन हैं, ये पकड़ में आना बहुत जरूरी है। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, एक सुझाव और है मेरा। जो गरीब बच्चे हैं, आज इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है, सारी चीजें इंटरनेट से हैं। क्या हमने प्लान किया है कि हम गरीब बच्चों को भी इंटरनेट कैसे दें? हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की, आप लोगों ने उसको बीच में बंद कर दी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीब को भी, क्योंकि वो मोबाइल जो है इंटरनेट फ्री के साथ दिया था 3 साल का, तो उन बच्चों तक, उस परिवार तक इंटरनेट कैसे पहुंचे। आज अमीर आदमी तो जो डाटा डलवा लेता है। अभी अंबानी की एक शादी हुई है, एक शादी में ही 499 पार कर दिया, और दूसरे बच्चे की शादी की तो 1000 रुपए जाएगा। ये बोझ तो अपने पे ही आना है। ये वही जियो है जो हमें फ्री दिया गया था, हमें फ्री दिया गया। जब फ्री लॉन्च हुआ मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया तब भी मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया तब मैंने कहा यार अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने जियो ले लिया। और उसके बाद
जैसे ही 6 महीने पूरे हुए फिर 99, फिर 199, फिर 299, फिर 399, अब 499, कुछ समय में 99 और पता नहीं कितने पैसे बढ़ेंगे और गरीब की जेब कटेगी। और दिन भी घटा दिया। ये बात मैं कहना चाहूं। तो इसलिए हमें इस विषय पे मैं समझता हूं कोई ना कोई बात हमें समझनी पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोटा के अंदर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसके बच्चे हों? हमारे बच्चे। एक मजदूर, एक किसान एक समय का खाना नहीं खाता। बैठिए। आज जिस प्रकार से माननीय सदस्य, जिस प्रकार से रोजाना कोई ऐसा दिन जाता नहीं जब कोटा के अंदर कोई ना कोई बच्चा सुसाइड नहीं करे, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? अरे आज ही हमें समझना पड़ेगा। अरे माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य, आज जिस प्रकार से कोचिंग संस्थाओं ने उसको व्यवसाय बना लिया, और व्यवसाय भी नहीं, जब तक शरीर के अंदर खून की आखिरी बूंद नहीं रह जाए तब तक वो उस बच्चे को निचोड़ना चाहते हैं, उसके अभिभावकों को निचोड़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती कि जिस प्रकार से कोचिंग मैं देख रहा था साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बैन करने का इरादा सरकार ने कर लिया है, तो क्या राजस्थान सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि खुद इस प्रकार का मॉडल बनाए कि ये जो मगरमच्छ बैठे हैं, जो लूट रहे जनता को, और बच्चों पे जो फालतू का जो लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उससे उन बच्चों को बाहर निकाला जा सके? इस दिशा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोग मिले हुए हैं जो चाहते नहीं एक धंधा बंद हो। गरीब का बच्चा किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सकता है, हमने तय किया। उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने दिए, हमने कॉलेजें खोली, हमने उन बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था की। आज किस प्रकार से जो व्यवस्था यहां पे की जा रही है हमें समझना पड़ेगा। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा? 25 से 14 पे क्यों आए? 25 से 14 पे क्यों आए, इसका भी जवाब दे देना। ये जो बातें कर रहे हो ना, ये जनता एक एक दिन का हिसाब लेगी आप लोगों से, किस प्रकार से यहाँ के आप जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पे यहाँ ऐश कर रहे हैं, और जनता की आवाज उठती है, जनता का जो मुद्दा उठता है उस पर आप समर्थन नहीं करते हैं। इस राजस्थान की जनता आप लोगों से पूछेगी। मैं कहना चाहूंगा, नो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की बात की गई है, बहुत बड़ा। कालीचरण जी, बहुत बड़ा जब पढ़ा गया तो मैं भी सन्न रह गया, क्या है इसके लिए बजट कितना है? 30 करोड़ रुपए। कब आएगा? कैसा तो नहीं है इन हाईवेज पे लोगों की जमीन है उसके रेट बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी हो डीपीआर बनाने की? इस पे पैसा कितना लगेगा, और क्या राजस्थान के पास उतना पैसा है? ये बात मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वो बता दें कि 2750 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो आप ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हो, उतना पैसा आपके पास है या नहीं है? ये बात मैं पूछना चाहता हूं, आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे नहीं पूछ रहा। आप कह रहे हो, आप पहले कह रहे थे हम 70,000 नौकरी देंगे, दे दी। 7 महीने में 70,000 नौकरी में आपने विज्ञप्ति जारी की हो और नौकरी का नियुक्ति लेटर दिया हो तो मुझे बता दीजिए। पर 70, हम वो हमारे वाले हैं, हमारे वाले हैं, आपके ध्यान नहीं रहा। मेरा जो क्वेश्चन है वो आप समझ नहीं पाए। आपने विज्ञप्ति निकाली हो और आपने नियुक्ति दी हो, वो पूछ रहा हूं मैं तो महोदय। विज्ञप्ति कब जारी हुई? विज्ञप्ति कब जारी हुई? और 43,000 हम कर देंगे नवंबर तक। विज्ञप्ति कब जारी हुई? और सबसे बड़ा, नहीं, मंत्री जी ने कोई बात कही है, जोगाराम जी, इनने कोई बात कही है तो बड़ी जिम्मेदारी से कही होगी। मैं विज्ञप्ति जरूर चाहूंगा, पर मैं एक सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। चुके हैं बहुत लैब टेक्नीशियन
और असिस्टेंट रेडियोग्राफर ज्वाइन कर चुके हैं। Thank you. तो प्लीज करेक्ट अपना पेपर। थैंक यू मंत्री जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 4 लाख भर्तियों की बात की है, 4 लाख भर्तियों की बात की है। 4 साल में 4 लाख पोस्ट खाली हैं क्या? जवाब दे देना मुख्यमंत्री जी। मंत्रियों की जरूरत नहीं है, आप जवाब दे देना 4 लाख पोस्ट खाली हैं क्या? 8 लाख टोटल नौकरी है राजस्थान के अंदर, 4 लाख कहां से दे दोगे? क्यों गुमराह कर रहे हो युवाओं को? क्यों गुमराह कर रहे हो? गुमराह करने की आदत हो गई है। पहले का 70,000, फिर का 1 लाख दे देंगे, फिर का 4 लाख दे देंगे। हमारे एक कहावत है गांव के अंदर, आपके नेता सक्षम है, आपके नेता, माननीय सदस्य, आपके नेता सक्षम है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, ऐसे जो लोग जो काम करते हैं ना उनके लिए कहावत है, किसी से कोई 100 रुपए मांगने गया तो उनका कल आना 200 ले जाना, तो खुशी खुशी से वापस आ गया। अगले दिन फिर गया कि 200 दे दो, तो कल आना 500 ले जाना, तो बेचारा फिर वापस आ गया। अगले दिन फिर गया तो 500 क्या लेगा, तो 1000 ले जाना, कल आ जाना, वो फिर वापस आ गया। चौथे दिन फिर गया तो 1000 का क्या करेगा, तू 5000 ले, अगले सप्ते आ जाना। वो अगले सप्ते फिर गया, 5000 का क्या करेगा, तू तो पूरा 10,000 ले जाना, अगले महीने आ जाना। तो अब वो बात हो रही है अध्यक्ष जी, 17,000 नहीं 1 लाख लेना, 1 लाख ये नहीं बजट 4 में लाख लेना। अभिभाषण ये है हालत इस या सरकार किस्सा की। कहानी सुनाने का संध्या है? और ये मैं किस्सा कहानी सुनाने की संध्या है मैं- या बजट पे अभिभाषण है? बजट पे ही आ रहा हूं। अभी भूमिका है, बजट पे आऊंगा। इसका जवाब मिल जाएगा। जब बजट पे आऊंगा तो कान के कलीले झड़ जाएंगे, चिंता मत कीजिए मुझे। अब मैं बजट पे आ जाऊं। कि आप बताइए कि जिस बजट का सबसे जरूरी जो दस्तावेज है वो बजट होता है, और लक्ष्मी आने को हम बड़े सकारात्मक रूप में लेते हैं, पर आपका जो पहला पन्ना है ना वो नकारात्मक से भरा हुआ है। हम लोगों के प्रति, कांग्रेस के प्रति, पिछले शासन के प्रति जो आपके मन के अंदर जितना मैल है ना वो सब पहले पन्ने पे आ गया, और मैं समझता हूं ये इस पे आ गया तो आ गया। अब आगे इस चीज पे ध्यान मत देना। अगला जो बजट आए तो आप ये आपके इनके कोई स्प्रिंग ही लग गई, क्या चक्कर है? जोगाराम जी बैठते नहीं है, पूरा दिन इतना बोलते हो, अब तो बैठ जाओ। आपसे विशेष प्रेम है तो नहीं, ये प्रेम तो इनका सबसे है, सब पे ही खड़ा होते हैं। तो मैं, इन्होंने कहा कि पिछली जो विरासत हमें मिली वो विरासत में हमें कर्जा और पता नहीं देनदारियां क्या क्या मिला। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी नीतियां गलत थी, हमारा प्रबंधन गलत था, तो आपने हमारी टीम को क्यों रखा है भाई? जिस टीम ने हमारे समय में बजट बनाया वही टीम अब बजट बना रही है। और सुनिए जवाब सुनो, अरे जवाब आ जाएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं हो गया। जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। अब बैठिए। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ। शीशों से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने हमारी अर्थव्यवस्था जब आपको सौंपी तो देश के अंदर 2nd नंबर की अर्थव्यवस्था राजस्थान की थी जो हमने आपको सौंपी। आपको अगर आंकड़ों का पता नहीं हो, ध्यान नहीं हो, तो विभाग से मंगवा लेना, वो आपको बता देंगे। 18-19 में जो आपके बजट का साइज था वो 2,12,275 करोड़ रुपए का था, और 23-24 में जो हमारे समय का बजट था वो 3,90,856 करोड़ रुपए का बजट था, यानी कि 84% हमने बढ़ोतरी की थी। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। और जीएसडीपी की हम बात करें
तो 18-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए थी और 23-24 के अंदर 15,28,385 करोड़ रुपए थी। यानी कि 73% की बढ़ोतरी जीएसडीपी के अंदर हमने की है। और जीएसडीपी की जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक विकास दर, जो 18-19 में 2.37% थी और 21-22 में जो मैं बता रहा हूं 11.04% थी, जो कि देश में दूसरे स्थान पे थी, और 23-24 में 12.56% है। ये आंकड़े जरा आप चाहो तो दुरुस्त कर लेना। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो 98,698 रुपए, यानी कि बढ़ोतरी वाले राज्यों में 30वें स्थान पर 17-18 के अंदर, और 23-24 के अंदर 1,67,964 रुपए बढ़ोतरी वाले राज्यों में 9वें स्थान के अंदर। यह अंतर था आपके समय में और मेरे समय में, आप बता देना। और पिछले 5 साल में देश की प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है वो 6.08% है, और जबकि राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो 8.24% है। आप बता दीजिए, जवाब दे देना आप। 2013 के अंदर जब हमारी सरकार गई थी, 2013 में प्रदेश पर 1.47 लाख करोड़ का कर छोड़कर हमारी सरकार गई थी, और 5 साल में बीजेपी ने प्रदेश पे जो कर्ज है उसको दुगना करके 3.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। और ये हमारी सरकार में 2013 में स्टेट जीएसडीपी केवल 23.58% का कर्ज था, जिसे आपकी सरकार ने 2018 में बढ़ाकर 34.16% कर दिया था। अब बजट पे आ जाओ, बता रहा हूं, सुन लो। और कोविड जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी, जिसका प्रबंधन राजस्थान में पूरे देश के अंदर बेस्ट रहा। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। यह हमारा प्रबंधन था कोविड के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश और दुनिया के अंदर एक नजीर बना। वो कहां से आया भीलवाड़ा मॉडल? हम लोगों ने दिया। मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो ना कर्जे की। केंद्र सरकार पर 2014 में जब 70 साल का जो कर्जा था वो 58 लाख करोड़ रुपए था, और जैसे ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री महंगाई महामानव प्रकट हुए तो 160 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश पे कर्जा कर दिया आप लोगों ने। आपकी पिछली सरकार में 5 साल का पूंजीगत व्यय 80,629 करोड़ रुपए रहा, जबकि हमारी सरकार में पूंजीगत व्यय 1,20,500 करोड़ रुपए के लगभग रहा। यह हमारी और आपकी सरकार के अंदर अंतर है। हमारी सरकार ने 23-24 में पूंजीगत व्यय के लिए 38,061 करोड़ रुपए रखा। आपकी सरकार खर्च तक नहीं कर सकी और पूंजीगत व्यय में 8% की कमी आई, और पूंजीगत व्यय 34,844 करोड़ रुपए हुआ। इसका मतलब आपकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विकास में पूरे पैसे नहीं खर्च कर पाई। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बजट में जो घोषणा की है ना वित्त मंत्री जी, जब आप रिप्लाई दो ना तो इनका बजट प्रावधान और बता देना कि जितनी घोषणाएं आपने की है उसमें बजट के अंदर कितना पैसा रखा है। ये भी जरा सदन की मेज पे आ जाए, ये मैं पूछना चाहूंगा। हमारे कोविड रहा, ऐसी परिस्थितियां रही, उसके समय भी जो राजकोषीय घाटा था वो अधिकतम 61,515 करोड़ रुपए था, और हमने परिस्थितियां सुधारी। आप तो होटल में नहीं जा रहे, आपका क्या आ रहा है? 23-24 के बजट में 62,700 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा प्रस्तावित था, वो भी आप मैनेज नहीं कर पाए। आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी पिछली बार पूछ रहे थे कितना बड़ा घाटा कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने तो 70,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया है। 70,000 करोड़ तो खुद भी पढ़ लिया करो इधर आरोप लगाने से पहले। आज तक के इतिहास में राजस्थान जब से बना है तब से लेकर आज के समय में सबसे अधिक अगर राजकोषीय घाटा है तो आज के इस बजट के अंदर है। और जब ये तो एस्टीमेट है, जब रिजल्ट आएंगे ना तब पता चलेगा कि ये घाटा कहां से है। ये आपकी आर्थिक नीति है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और आपने क्या दिया है?
विभाग की बात कर लें, आपने सबसे पहले अगर किसी का नुकसान किया तो इस किसान का किया है। ग्रामीण विकास के अंदर आपने जो बजट काटा है ना, वो किरोड़ी जी का क्यों काटा है? किरोड़ी जी का नहीं है वो बजट इस राजस्थान की जनता का है। ग्रामीण विकास के अंदर जो 23-24 में बजट में था 10.79% और आपने इस बजट में रखा है 9.65%। तो किरोड़ी जी से दुश्मनी है तो राजस्थान की जनता से क्यों निकाल रहे हो? यह बात मैं पूछना चाहता हूं। उद्योग पे जो पिछला बजट था 1.12% था और अब आपने रखा है 1.05%। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पे पहले 3.63 था, 63% था, अब आपने रखा है 3.54%। यह आपका बजट है। आर्थिक सेवाएं, हमारे समय में बजट था 3.54%, आपने रखा है 2.21%। कहां तक बचाओगे, कहां तक छुपाओगे? कहीं भी नहीं बच सकते। किसी भी एरिया के अंदर आ जाओ आपने हर जगह कमी की है। हमने पिछली बार सब विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें दी। अब तो वित्त मंत्री, अब तो पहले साल में 5 करोड़, दूसरे में 10 करोड़, तीसरे में 10 करोड़, चौथे में 10 करोड़, और आपने 10 करोड़ से घटाकर उसको 5 करोड़ कर दिया। अरे भैया अध्यक्ष जी, माननीय मैं मंत्री महोदय, अरे मैं ये बात मंत्री महोदय आज 10वीं बार कह रहा हूं, इस सरकार के मंत्रियों का जो व्यवहार है, ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष के विधायक हो, यह व्यवहार यहां के मंत्रियों का है। और ये लोग, आप जवाब दे देंगी वित्त मंत्री जी और 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो जिस प्रकार से उछलते हो ना, ये इससे उछलने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। तथ्यों पे जवाब देना, आप दे देना। एक भी पॉइंट अगर गलत बोला हूं, जवाब दे देना। ये बात मैं कहना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी की मंत्री वित्त मंत्री हैं, वित्त की सारी पावर है, पैसा भी सड़कों में खूब खींचा है, अन्य विभागों से ज्यादा बजट सड़कों पे लिया है। तो विधायकों को जो 10 करोड़ के काम दे रहे थे, 20 करोड़ की हमें उम्मीद थी, वो आपने उल्टा 5 करोड़ कर दिए। मुख्यमंत्री जी भड़वाना, इसमें सिफारिश करना वित्त मंत्री जी से। अब पता नहीं मानेंगे कि नहीं, ये तो आप जानो, चर्चाएं बहुत हैं बाहर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 23-24 में जो कृषि विभाग का आपने बजट रखा है, तो कह रहे ना किसान की बात मैं करता, 23-24 में था 3306.97 करोड़ और आपने जो प्रस्तावित किया है 3203.39 करोड़। कृषि का भी घटा दिया आपने। कृषि विकास योजना का था 325 करोड़, आपने कर दिया 112.52 करोड़। कृषि विस्तार मिशन का था 180.20 करोड़, आपने कर दिया 142.28 करोड़। कृषि विकास योजना का 43.35 करोड़, आपने कर दिया 25 करोड़। कुसुम योजना का था 300.20 करोड़, आपने कर दिया 299.16 करोड़। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का था 124.30 करोड़, आपने कर दिया 114.76 करोड़। राज्य वित्त आयोग का जो पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान जाता था, जो पंचायतों को कमजोर करने का काम कर रहे हो ना, यह आने वाले समय में बहुत बड़ा आप लोगों के लिए नुकसानदायी साबित होगा। आपने 5000 करोड़ को घटा के 4000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ रुपए आप पंचायतों का खा गए, सरपंचों का कम कर दिया आपने। 5 कृषि विश्वविद्यालयों के लिए हमने 469.49 करोड़ रखा था, आपने 397.35 करोड़ कर दिया। गौशाला अनुदान हमने सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था, गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 3 महीने का अनुदान हमने दिया। वसुंधरा जी आई, उन्होंने 6 महीने का अनुदान दिया। हम वापिस आए, हमने 9 महीने का अनुदान दिया। अब उम्मीद थी कि बहुत गौ माता की जयकारा लगाते हो, 9 महीने का अनुदान को 12 महीने तो करोगे, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उम्मीद थी कि आप इसको बढ़ाएंगे और अभी समय है, आपके पास मौका है।
आप बढ़ाइए। गौ माता हम सबकी जो है बहुत ही पूजनीय है। आपने जो स्वच्छ भारत मिशन का जो बजट है वो पहले हमारे समय 1145.65 करोड़ था, आपने 1000 करोड़ कर दिया। जिला परिषदों की जो सहायता हम 341.48 करोड़ देते थे, आपने 316.77 करोड़ कर दी। मुख्यमंत्री मनरेगा के अंदर हम 25 दिन एक्स्ट्रा देते थे, आपने 25 दिन का कोई जिक्र नहीं किया, आप नहीं देंगे उनको। गरीबों को रोजगार मिल जाता था क्योंकि गरीब तो आपके 9वें पावेदान पे हैं। मनरेगा जो विशेष कार्यक्रम चलाया था उसमें 200 दिन का था, हम 600 करोड़ दे रहे थे, आपने 60 करोड़ रुपए दिया है। बिजली दरें नहीं बढ़ाने के लिए जो अनुदान था 23,369 करोड़ रुपए हम देते थे, आपने 17,551 करोड़ रुपए रखा है। HPCL रिफाइनरी के लिए हमने 1244 करोड़ रखा था, आपने 1086 करोड़ रखा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए हमने 1324 करोड़ रुपए रखा था, आपने तो आधे से भी कम कर दिया, 608 करोड़ रुपए आपने रखा है। और विशेष योगदान निदेशालय को 228.23 करोड़ रुपए जो मिलता था वो आपने घटा दिया, 187.15 करोड़ रुपए। हम 5000 स्कूटी देते थे, आपने 2000 कर दी। जो दिव्यांगजन है वो धन्यवाद देते थे मुख्यमंत्री जी को कि आपने स्कूटी नहीं हमें पैर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे निवेदन है, इस प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए आप स्कूटी की संख्या 5000 से 2000 करने की जगह 5000 से 10,000 कीजिए। दुआएं मिलेंगी उस तबके की जिसको सहारे की जरूरत होता है, हम वो सहारा हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा। अल्पसंख्यक विकास के लिए भी आपने 482.52 करोड़ था, उसको 463.52 करोड़ कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी जिसकी हम बात करते हैं IT की, उसका बजट आपने कम कर दिया। हमारे समय में 5365 करोड़ रुपए था, आपने उसको घटा के तीसरे हिस्से में ले आए, 1748 करोड़ आपने रखा है। ये बात मैं कहना चाहूँ, हमारी सरकार का जो मिशन था ना, जो 10 बिंदु थे, वो किसान, महिला, जवान, नौकरी पेशा, इन सब लोगों के लिए रखे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे मैं कि OPS को आप जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक सिंपल सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। आप OPS को जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। पर्ची नहीं आएगी, इसकी पर्ची नहीं आएगी, ये समझ के चलना। ऊपर वाले इस पर्ची के खिलाफ है। भारत सरकार की वित्त मंत्री OPS के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि OPS लागू हो। भारत सरकार नहीं चाहती OPS लागू हो। और मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं यहां भी बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि OPS लागू हो। चाहते हो तो एक बार मुस्कुरा देना, ज्यादा तो ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में किसानों ने सहकारी बैंकों से जो कर्जा लिया, आप उनकी जमीन नीलाम करना चाहते हैं। क्यों चाहते हो? हमने 15,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया। नहीं किया हो तो वित्त मंत्री जी बता देंगे। ये जिस प्रकार से आप लोग बोलते हो, 6,000 करोड़ रुपए आपके समय के, वसुंधरा जी के समय के हमने दिए और 9,000 करोड़ रुपए हमने हमारे समय के दिए। आप किसान की बात करते हो, आपने किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही, कर दी क्या किसान की आमदनी दुगनी? अभी सूरज, सुन ले पंडित जी, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले क्यों चिल्ला रहे हो? बात तो पूरी आने दो। हमारी सरकार में किसान ऋण राहत आयोग बना, आपने उसके आगे क्या किया बता दीजिए। हम ये सोच रहे थे कि जो हमारी योजनाएं थी प्रदेश के लिए, वो चाहे चिरंजीवी योजना हो,
आप कह रहे हो चिरंजीवी की जगह हम आयुष्मान भारत ले आए। चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, ये हमारी योजना थी। लगभग राजस्थान के सारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज इसके अंदर आते थे और पूरा राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपए देकर इस योजना के अंदर शामिल हो सकता था। आप लोग आयुष्मान ले आए, 5 लाख का बीमा, कितने लोगों का बीमा कर दिया, कब से बीमा शुरू कर दिया, किन किन हॉस्पिटलों में आपका कार्ड चल रहा है, लाइन लग रही है। वो गरीब बद्दुआएं दे रहा है आप लोगों को, जिसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने पड़ते थे, उसको सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया था कि कम से कम इलाज के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। भूल गए कि सबके खाते में 15-15 लाख डालूंगा, वो 15 लाख तो नहीं डले, हमने 25 लाख डाल दिए कि जा तेरा 25 लाख तक का इलाज कराना है करा लेना, तेरे जेब से एक पैसा नहीं लगेगा। ये हमने किया जो कहा वो करके दिखाया। आपने जो किट मिलते थे, अन्नपूर्णा किट, गरीब लोगों को आपने किट बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भाई? 300-400-500 रुपए का सामान किसी गरीब को मिल जाता था, उसको दाल तेल मसाले मिल जाते थे, तो आपके पेट में दर्द हो गया। मुख्यमंत्री जी, आप भले इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, ये लोग ये जो जनता की जीवन की उपयोगी जो योजनाएं हैं, जो राजस्थान की जनता की लाइफलाइन है, उनको बंद करवा के ये सारा पाप आपके सिर पे चढ़ाना चाहते हैं और ये सारे सांप बचना चाहते हैं। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपने खुद कहा था, मैंने सुना था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करूंगा। आपने कहते ही अगले दिन आपने किट बंद कर दी, आपने फोन बंद कर दिए, आपने चिरंजीवी बंद कर दी, आपने दुर्घटना बीमा योजना बंद कर दी, आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, आपने महात्मा गांधी प्रेरकों को हटा दिया, आपने नौजवान युवा साथियों का बेरोजगारी भत्ता रोक दिया, आपने 150 रुपए बढ़ाने के लिए जो कानून हमने कानून बनाया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15% बढ़ेगी। आपने 150 रुपए बढ़ाने के लिए उन बेचारे गरीबों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 6 महीने तक लटकाए रखा। यह आपकी सरकार का निर्णय है। आप बढ़ा देते, 1 महीने में बढ़ के आ जाते, 6 महीने रोकने की क्या जरूरत थी? अब ये जो योजनाएं हैं, आप स्कॉलरशिप की बात करें, आज किनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं? ये हालत प्रदेश के अंदर हो रही है। ये ठीक रहा, इधर फोड़ दे उधर फोड़ दे, इससे काम चलने वाला नहीं है। कोई ऐसा निर्णय निकले, कोई समुद्र मंथन हो, और जिस प्रकार से विष निकला, सबने कहा ये विष कौन पिएगा, ये विष कौन पिएगा? भगवान शंकर ने वो विष पिया। तो अब भी कोई मंथन करो और कोई विष निकलता है तो टीकाराम जूली पीने को तैयार है, पर मंथन तो करिए। आप लोग शंकर भगवान के जो भक्त हैं उन पे उंगली उठाते हो, उनकी बात करते हो। आपका जो मिशन है वो इस चीज से पूरे होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपने जिस प्रकार से इस बजट के अंदर जो काम किया है ना, इसका नतीजा आने वाला है। और भगवान श्री राम की आप जो बात कर रहे थे, भगवान श्री राम ने आपको जो दर्शन है ना वो दे दिए। आप भी नहीं समझ रहे, क्योंकि भगवान श्री राम ने जिस पुल का, सेतु का को बनाया था, उसके अंदर उस छोटी गिलहरी के योगदान को भी भगवान श्री राम नहीं भूले थे। उन्होंने सबरी को भी और उस गिलहरी को भी, सबरी को भी और उस गिलहरी को भी पूरा सम्मान दिया था। ये समय की बात है। आप जिस प्रकार की बात कर रहे थे ना, वो नतीजा आपके सामने आ चुका है। महंगाई मानो अध्यक्ष जी, जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करने गए तो हमारे देश की आदिवासी दलित राष्ट्रपति को नहीं लेके गए,
ताकि उनके प्रोटोकॉल की वजह से मोदी जी पीछे हो जाएं। बजट नहीं है। जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहां आप राष्ट्रपति जी को नहीं लेके गए क्योंकि वो दलित थी और प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर थी। और यही कारण है मोदी जी जब अयोध्या के स्टेशन का उद्घाटन करने गए तो आकाशवाणी हुई कि है महंगाई मानव, उद्घाटन मत करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं करूंगा। उद्घाटन किया और स्टेशन की दीवार गिर गई। उसके बाद अयोध्या की सड़क, उसका उद्घाटन करने गए, फिर आकाशवाणी हुई कि हे महंगाई मानव, उद्घाटन मत करो, ये सड़क टूट जाएगी। नहीं माने और उद्घाटन कर दिया, पूरी सड़क धंस गई। उसके बाद हमारे शंकराचार्यों ने मना किया, धर्माचार्यों ने मना किया कि मंदिर जो है अधूरा है, इसका उद्घाटन मत करो। उद्घाटन कर दिया, आज वो सारी छत टपक रही है भगवान श्री राम का, जो श्राप इनको झेलना पड़ेगा। 2 मिनट। बस 2 मिनट मेरा टाइम बचा हुआ है। 2 मिनट जितना टाइम बचा है वो उसी में पूरा करूंगा। ये तो कर दूंगा। और सुनिए माननीय अध्यक्ष जी सुनिए। और यही नहीं, जो लोग भगवान श्री राम की बात करते थे वो अयोध्या में हारे, वो चित्रकूट के अंदर हारे, वो सीतापुर के अंदर हारे, वो रामेश्वर में हारे और वो बद्रीनाथ में हारे। और मैं कह रहा हूं अब ये केदारनाथ में भी हारेंगे, सीट खाली हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग थे जिनका बयान ये आया था कि राजस्थान में हम 25 की 25 जीतेंगे? वो बताइए किसने कहा हम 25 की 25 जीतेंगे? और ये कहा कि हम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे? अध्यक्ष जी, कोई इनका अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? जो मर्जी जो बोलेंगे, ये ऊपर वाले की लकड़ी है, ये ऊपर वाले की लकड़ी है। जब टिकती है तो आवाज नहीं होती है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसलिए प्रयागराज भी हारे, नासिक भी हारे, रामटेक भी हारे, यानी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने खारिज कर दिया। क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? किस बात की दुहाई देते हो? इन्होंने अध्यक्ष जी छल बल भय भ्रम और भ्रष्टाचार के दम पे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, संविधान को कमजोर करने का काम किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, राजस्थान के अंदर उड़ा रहे हैं। 400 पार हो गए, 400 पार। अरे 200 पे अटक गए। और मैं कहना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी कि संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा, जब रिप्लाई दें तो बता दें कि अब भी संविधान में संशोधन की जरूरत बच रही है या नहीं बच रही है? जवाब चाहूंगा। इस देश का संविधान जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र हमको देता है, हम इस सदन के अंदर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप टोक रहे हो, आप रिप्लाई दोगे, ये इस संविधान के कारण है। हम इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इस संविधान में से गरीब को मारना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को मारना चाहते हैं, नौजवान को अग्निवीर लाके मारना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी। मेरी बातों से भाई ऐसी तकलीफ क्या है? मेरी बातों से ऐसी तकलीफ क्या है? माननीय मैं कैलाश जी, अरे बैठो, समय हो गया, कोई नहीं, जवाब दे देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी और 29 को यहाँ जिस प्रकार से गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं, गुजरात के ठेकेदार, ये राजस्थान की जनता क्या काम करेगी? यहाँ अध्यक्ष जी
मैं एक टाइम बात हो कहना गया। चाहूंगा, हम इस सदन के अंदर आए, मेरा 5 मिनट तो इन लोगों ने खराब कर दिया। गुजरात के ठेकेदार यहां भी आ रहे हैं और यहां भी दिल्ली, जबलपुर, राजकोट जैसे एयरपोर्ट गिरे हैं, ऐसे ही यहां के जो विकास कार्य होंगे वो गिरेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी, इन गुजरात के ठेकेदारों पे रोक लगाओ ताकि राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल सके। ये बात मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। अब आप लोगों को ज्यादा तकलीफ इसलिए भी है कि आने वाले समय में 5 उपचुनाव हैं। आपको पूरा डर है, आपको डर है भाई। आप जितनी हमारी योजनाएं बंद करोगे उतना आप लोगों को नुकसान होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस सदन के अंदर पिछले 1 सप्ताह से गतिरोध चल रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है। हम नहीं चाहते हम किसी बात पे आपकी टोका टाकी करें, हम नहीं चाहते आपके किसी मंत्री को हम बोलने से रोकें, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज आप इस सदन के अंदर बैठ रहे हैं तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, आपके शिक्षा मंत्री तो एक समाज विशेष के खिलाफ बयान देते हैं, यहाँ उस चीज को एग्री करते हैं, सदन के अंदर एग्री करते हैं कि मेरे से कुछ गलत शब्द निकले, लेकिन वो माफी नहीं मांगते। माफी मांगने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। आज राजस्थान के बच्चों का क्या भविष्य होगा? जिस देश के, जिस राज्य के इस प्रकार के मंत्री होंगे कि जो पिछले 7 महीनों में 170 बयान दे चुके, 170 बयान, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई समुदाय का, लेकिन एक बयान ऐसा बता दो जो इस राजस्थान के नौनिहालों के भविष्य के बारे में कहा गया। जिस व्यक्ति पे खुद 14 मुकदमे दर्ज हों, वो दूसरों को जेल में डालने की बात कहे, ये नाइंसाफी है। बात पक्ष की हो या विपक्ष की हो, बात अगर कोई है तो कहनी चाहिए। आपके मंत्री बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता है, पार्टी का कोई बयान नहीं आता है, इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं आप सब लोगों की सहमति इस चीज में है। लेकिन मैं चाहता हूं इस सदन का गतिरोध टूटना चाहिए, अच्छे विषयों पे चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष। मैं धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने कहा है कि एक दिन हम सारे विधायकों से हम पूछेंगे कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या अच्छे काम किए। जो अच्छे काम एक दूसरे विधायक ने किए उसके सीख के दूसरा विधायक भी करे। आज देश दुनिया में क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या हम आज भी उसी जगह पे खड़े रहे? आज भी हम आपस में एक दूसरे पे छीटाकशी करते रहे? रोजाना मैं देख रहा हूं आपके मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, कोई 2 बच्चों का कह रहा है, कोई हिंदू की कह रहा है, कोई मुस्लिम की कह रहा है, कोई दलित की कह रहा है, कोई किसी को सर्टिफिकेट दे रहा है। तो हिंदुओं के सर्टिफिकेट आप लोग बांट लो भाई। आप आज शंकराचार्य जी ने क्या कहा, शंकराचार्य जी का बयान आया। तो मैं अंत में यही कंक्लूड करता हूं कि ये जो बजट है, ये बजट एक प्रकार से दिशाहीन, निराशाजनक, और जो आप लोगों ने जो मैच छपछपाई है ना, मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो जितनी भी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का बजट में कितना प्रावधान है ये जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, अरे आप बीच, अरे बैठे माननीय मंत्री जी।